स्पेशल से भी ज्यादा साथ इसके जो लॉ के पेपर्स हैं वो बनाने वाले डेफिनेटली जो हमारे रिटायर्ड इंस्टीट्यूट वो होते हैं या जो प्रोफेशनल लॉयर्स हैं वो होते हैं। तो ये जो पेपर्स बनते हैं ये पेपर्स दरअसल बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच को मद्देनजर रख के बनाए जाते हैं। आज जो एक लेक्चर इरफान ने जैसे कहा कि इसको आपने हमारे जो यंगस्टर्स हैं इनको कुछ अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस है, कुछ मेरी टीचिंग का उसको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो इस वजह से इरफान साहब ने जो मुझे कहा है कि आप इसको करें, तो मैंने आपको ये बात बताऊं कि ये एक लेक्चर में काम होने वाला नहीं है। हम सब जानते हैं, आप ये भी जानते हैं कि हमारे पास पंजाब में डिविजन एग्जाम को तैयारी करवाने के लिए बेशुमार अकेडमीज काम कर रही है, ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। अफरासिया बोल की अकेडमी जो है वो बहुत फेमस है इस सारे प्रोसेस में। लेकिन अकेडमी अगर करवा सकती होगी ना इसकी तैयारी, तो अकेडमी में पढ़ने वाले सारे पास होते। किसी जमाने में अफरासिया बोल के एक होते थे जनाब यासीन बोल साहब, मुश्ताक बोल साहब। मुश्ताक बोल साहब का कुछ हाथ पड़ता था पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो कुछ हिट्स कुछ केसेस जो है उनको मिल जाते थे और तैयारी जो है वो अपने स्टूडेंट्स को करवा दिया करते थे। वो उनके स्टूडेंट्स में से हर मरतबा जबकि पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट लेता था 30, 35, 40 लोग सिर्फ उनकी अकेडमी से पास होते। जब ये ट्रेंड देखा हाईकोर्ट ने तो उन्होंने इसको अपने हाथ में लेने का फैसला किया। एक बात। दूसरी बात ये कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हाई कोर्ट से कहा कि आप इसकी एज पर योर स्टैंडर्ड एग्जाम लें और उसमें से लोगों को जो क्वालिटी स्टफ है उसको निकालें और फील्ड में लाएं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे प्रोफेशनल लॉयर्स हैं उनको बाज़ औक़ात जजेस से एक डिफरेंस इसलिए महसूस होता है कि वो इफेक्टिवली जजेस को अपनी बात समझा नहीं पाते। हम अगर इसको दूसरे अंदाज में कहें तो जजेस उनकी बात समझ नहीं पाते। तो एक क्वालिटी स्टफ जो है वो दरअसल जो है वो अवेलेबल नहीं था। तो इस किस्म के एग्जाम का फैसला जो है वो इसलिए किया गया कि क्वालिटी स्टफ निकल के सामने आए। आप मैं ये समझता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि जो एग्जाम देने वाले हैं डेफिनेटली उनको ये स्टैंडर्ड को इतना ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इस स्टैंडर्ड से पास होने की जो रेशो है वो बहुत कम है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये जो एग्जाम है या ये जो फील्ड है जुडिशरी की, दिस इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। अगर आप इसमें कामयाब ना हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी आपके लिए खत्म है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं एयरफोर्स में उनके जो लॉ ऑफिसर्स होते हैं, काफी पुरानी बात है, सर्विस से पहले, तो मैं उसके टेस्ट के लिए गया, मेरे इनिशियल सारे टेस्ट कामयाब हो गए। तो मैं आई वाज वेरी होपफुल कि ये कोई मसला नहीं है। अब इस क्योंकि लॉ का टेस्ट कर लिया तो लॉ का टेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इनिशियल उसका पास कर दिया था। देन आई हैड टू गो थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में उन्होंने जो है मुझे कहा कि आपके जो है वो नीज आपस में रगड़ खाते हैं, एंड दिस इज एक्चुअली अ हर्डल टू गेट पास द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। आप इसको नहीं करें। तो एक उन्होंने टाइम दिया वो मैं उस दौरान मुजाहरा ना कर सका या ना हुआ, तो एक मेजर साहब थे, आई वाज वेरी very sad and very gloomy। ये क्या बात हुई? एक जो चीज है कानून का टेस्ट है, कानून के लिए बनाया गया है, कानून हमसे पूछे ये क्या बात है कि हमें जनाब कानून की प्रैक्टिस या कानून की जॉब के लिए जो टेस्ट हो रहा है उसमें
फिजिकल एग्जामिनेशन का क्या बुक है? तो एक मेजर साहब जो थे, वो डॉक्टर मेजर थे, वो ले रहे थे मेडिकल का, उन्होंने कहा कि सॉरी जेंटलमैन, यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो मैंने उन्हें कहा कि सर मुझे एक बात बताएं कि आप किसका दुख मुझे बताएं। उन्होंने कहा यार बात यह है कि हमें और आपको इसमें से गुजरना है, जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया कोर्सेज में उसी स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा होता है। तो मैंने कहा सर अब ये तो मेरे मुस्तकबिल के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा नहीं, आपके लिए अल्लाह ने बहुत कुछ बहुत बेहतर रखा, इसलिए इसमें से आप पास हैं। और आज मैं आपके सामने अल्लाह ने डेफिनेटली बहुत बेहतर रखा। मैं वहां चला जाता तो हम पाकिस्तान में तो जरूर घूमते रहते, लेकिन वो उनकी जिंदगी में मुश्किल, और जो अल्लाह ने इज्जत जो स्टेटस इसमें दिया डेफिनेटली लॉ ऑफिसर का पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं। अच्छा, आते हम अपने टेस्ट के जो मॉड्यूल जो उन्होंने बनाया है उसकी तरफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको बात बताऊं कि आप सोच रहे हैं शायद आपको सिर्फ ये एग्जामिनेशन पास करना है। आपको दरअसल 3 एग्जामिनेशन पास करना है। एक ये एग्जामिनेशन, यानी आपको इसकी तैयारी करनी जुडिशियल एग्जाम की, और 2 आपको फियर ऑफ डिफीट की एग्जाम की तैयारी करनी। जो मैं बात कहने चाह रहा हूं मेरा बॉस, फियर ऑफ डिफीट के एग्जाम की तैयारी भी करनी है इसके साथ कि कहीं हम फेल ना हो जाए। और तीसरा आपको तैयारी करनी है इल्यूजन ऑफ सक्सेस, यानी कामयाबी का फरेब। एक तो होगी टेक्निकल, क्यों टेक्निकल मैटर, हम उसको छोड़ दें, वो है जुडिशियल एग्जाम। लेकिन ये जो 2 हैं ये है दरअसल बिहेवियरल एग्जाम्स। ये है आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग है एग्जाम्स। एक फियर ऑफ डिफीट, दिस इज ऑल्सो वे ऑफ थिंकिंग, कि जब आप प्री एग्जिस्टिंग फियर लेके किसी एग्जाम में बैठते हैं, समझ रहे हो मेरी बात क्या है? पहले से ये खौफ है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम बड़ा इससे भी निपटना है। और ये बहुत बड़ा वो है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये बताऊंगा बेशुमार लोग जिनको मैं जानता हूं, that they have got the talent, they have got the potential, they have got everything to get past, but they are not attempting. Why? Because they have fear of defeat. They feel that they might get failed. अच्छा, अब इसके बिल्कुल वाइस वर्सा, बिल्कुल उलट एक और तबका जो दरअसल इल्यूजन ऑफ सक्सेस में मुब्तला है। उसे ये खुशफहमी है कि उसने तो हो ही जाना, और जिस किस्म की तैयारी और जिस किस्म की जहानत उसके अंदर है वो काफी है। अब इसमें मुब्तला है तकरीबन 60% लोग। ये मैं आपको बता दूंगी, अपने एक्सपीरियंस से बता दूंगा। वो लोग जो ये समझते हैं कि जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस उनका है और जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन उन्होंने कर रखा है वो काफी है, और जब रिजल्ट आता है तो अदरवाइज होगा। तो बराह करम इन तीनों चीजों को अपने सामने रख के सबसे पहले अपना एक क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। आपकी तैयारी एग्जामिनेशन के लिए क्या है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, क्या आपके ज़हन पर खौफ तो नहीं है फेल होने का? और नंबर 3 बात, क्या आपके
आपके अंदर टैलेंट और आपकी प्रिपरेशन किस तरह की है कि आप एग्जाम को पास कर पाएंगे। तीनों चीजें आपके सामने रखनी है। आज का जो ये बेसिक ओरिएंटेशन का जो लेक्चर है, दरअसल इसको करने का मकसद था कि आपकी जो असेसमेंट है उन पोटेंशियल कैंडिडेट्स की मैं बात कर रहा हूं कि जिन्होंने ट्रूली इस एग्जाम में अपीयर होना है। जो प्रैक्टिसिंग लोग हैं जिनके जहन में ये है कि हो गया ठीक है, ना हो गया तो प्रैक्टिस तो है ही। ये लेक्चर फ्रैंकली उनके लिए नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव मच टाइम टू वेस्ट। मैं कुरानबाजी में हिस्सा लेने वाले असहाब से पेशगी मांग रहा हूं। समझ रहे हैं क्या कहा? कुरानबाजी में हिस्सा लेने वाले असहाब जो अपना हिस्सा डाल देते हैं कि हो सकता है जैकपॉट निकल ही आए, तो उनसे पेशगी मांग रहा था, ये उनके लिए नहीं। बिकॉज इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, its requirements is very much tough. You need to be very potent candidate. You need to have such kind of mental intelligence कि जो इस एग्जाम में से पास कर सके। अब मैं इन सारी बातों के बाद अपने लोगों का खुश, अब मैं बारी बारी आप लोगों की जो बॉटलनेक्स आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो फील करते हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन में, मैं वो आपसे पूछना चाहूंगा। तो बारी बारी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बताएंगे, सर हमें ये चाहिए, इस पे समझना है, ये देखना है, ये तैयार करना, सो दैट फिर हम अगला लैब उसके ऊपर डेवलप करेंगे। हम फिर प्रॉपर जो है वो लेक्चर्स की एक सीरीज जो है उसको प्रिपेयर करेंगे आपके लिए। इज इट राइट? तो मैं नोट करता हूं या आपके साथ नोट करना शुरू कर देता हूं जो भी अब जो है वो क्वेश्चन आपके पास। जी पूछिए। सर मैं रिसेंट जो भी इम्तिहान हुआ है इसमें सर वेरियस प्रपोजिशन होती है। एक केस है इसमें आपने अपने आर्गुमेंट्स देने हैं, ये प्रपोजिशन भी, उन प्रपोजिशंस को तैयार करने का देखिए मैडम आप लिखना शुरू कर दें, आप लिखना शुरू कर दें। The way to prepare for propositions नंबर 1। जी अगला। अब ये मैंने आपको जो बात बताई कि और कीजिए इस बात के ऊपर, इसको अंडरस्टैंड कीजिए जो पंचारों इसे कहते हैं ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट ये मॉडर्न टेक्निक है जो लोग ट्रेनिंग्स होते हैं उनकी नीड के मुताबिक ट्रेनिंग करवाई जाना, ये कॉन्सेप्ट है। तो प्लीज इसको मिस ना कीजिए, जो आप फील कर रहे हैं उसको लिखें, उनको सवाल करें, पूछें, ताकि हम इसकी, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा वो लेक्चर सीरीज का प्लान जो फर्दर आने वाला है। यस जब कोई प्रोपोजिशन आती है जो मैंने भी लास्ट टाइम दिया है एग्जाम, तो उसमें ये अंदाजा लगाना कि इस क्वेश्चन कितना लेंथ में हमने लिखना है, कि ठीक टाइम में लिखना है या शॉर्ट टाइम में भी आपने लिख दिया तो ये बेहतर है। देखिए the length of the answer according to time frame। जी सर इंग्लिश हमारे लिए इसको समझने के लिए तो ये अमूमन जो है जो हमारे प्रोपोजिशन या प्रपोजिशन टाइप के जो पेपर होते हैं ना, उसके लिए सर ठीक है। English and its composition and its preparation। जी एक क्वेश्चन है कि जो आजकल ट्रेंड है एग्जाम का, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि जिस तरह हम बहुत लंबे क्वेश्चन, लंबे सब्जेक्ट हैं, सीपीसी है, तो उस सारी को हमने तैयार किया। ये किसी का पार्ट है वो ऑलरेडी है जी। और लेकिन पेपर इसमें आप आपको समझ में आ रही है, आप क्यों नहीं उसकी तरफ देख रहे? आप 6 क्वेश्चन पेपर नहीं आपके, सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, क्रिमिनल लॉ, जनरल लॉ,
English including essay and Urdu including essay, you know you get failed in Urdu even. और इसमें समझ नहीं है ऐसे है तो उर्दू में भी फेल आपका अगर आपने 150 में से 150 नंबर लेके लॉ के पेपर आपने पास कर दिए उर्दू में फेल होने का मतलब फेल होना ही सारे एग्जाम किसी शख्स ने उर्दू के बारे में पूछा एक शख्स ने पूछा है इंग्लिश और उसकी प्रिपरेशन वो भी कैसे की जाए बाकी न्यू कमर्शियल अभी जुडिशरी में ये कोई मैकेनिज्म चाहिए ऐसा पढ़ाई के हवाले से कि उसमें अच्छी तरह प्रिपरेशन करें हमारे पास वो नहीं है ठीक अच्छा ये देखें बेसिक टेक्निक फॉर द न्यू कमर जी anything else from ladies side there is no question still अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस में कौन सी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें और किस लिहाज से प्रिपरेशन करें कि हमारे साथ साथ जो है ना टैलेंट भी होते हैं well gentlemen you cannot blow hot and cold at the same time did you get what I said you cannot do practice and preparation at the same time you have to leave one thing for other either you have the time to prepare for exam or you should prefer practice over the examination. You cannot do both things at the same time because both are very highly demanding things. प्रैक्टिकली कोई क्वेश्चन होते हैं जो आ जाते हैं एग्जाम में Yes, of course, you are right. How many years you have gone to practice? कितने साल हो गए आपके? सर अभी 6-7 होती है 6 साल हो गए. तो ठीक है आपको 2 साल का अर्सा बेसिकली है प्रैक्टिस के लिए तो आप पढ़ना जरूर शुरू करते हैं साथ वो अभी बेसिक टेक्निक में आती है बात उसमें डिस्कस होगी जी जैसे आपने बताया कि आप दोनों के साथ पैराम नहीं चला सर जो लास्ट पेपर है वो तो मोस्टली प्रिपरेशन बेस्ड है मतलब उन्होंने क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड इफेक्ट दोनों इकट्ठे पढ़ लिए हैं अगर हम प्रैक्टिस साइड हो जाते हैं तो फिर हम कैसे कर पाते हैं हाँ ठीक है ये उसमें आगे मतलब भी उसमें करनी पड़ेगी जी और सर की आपने बात की है तो ऐसे हमारे लिए जो है ना बड़ा मसला पैदा करता है हाँ आप इंग्लिश ऐसे भी मसला पता करें सर इंग्लिश निकल जाते हैं वो लिखते रहते हैं लेकिन उर्दू का ज़्यादा मसला होता है हाँ इसके लिए सर काइंडली करते हैं अच्छा आप जी सर प्रेपरेशन जो करते होते हैं उसमें हमने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करना होता है कि हमने फोर्स डिविजन माइंड सर उसको हमने कंक्लूड भी कर पाते हैं Of course. देखिए, you have to act upon the question. You have to understand the question. But the examiner has asked. उसने पूछा क्या है? अगर तो उसने ये पूछा है कि फलां और फलां की लायबिलिटीज तय करें, आपने वो तय करनी है. अगर सिंपली उसने पूछा है कि ये गलत है या दुरुस्त है, तो आपने वो बताना है. हम उसकी रेमेडीज मिल जाते थे कि आप ये भी देखिए आपको पास करने के लिए एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना जरूरी है. एग्जामिनर ने क्या पूछा सबसे पहले आप कितने बड़े आलिम हैं आप कितने बड़े अल्लामा हैं उससे कोई गर्ज नहीं एग्जामिनर को. एग्जामिनर को घर से क्या आपने टू द पॉइंट उसकी पूछी हुई बात का आंसर दिया है या नहीं बस जी हो चुका है आप सबसे. अच्छा जी मेरा ख्याल ये है जितने क्वेश्चंस आए हैं इसकी जो बेसिक टेक्निक का क्वेश्चन सबसे पहले आया था कि जो न्यू कमर है जो बिगनर है जिसने अब शुरू करना है एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन उसको हम कैसे प्रिपेयर करें कैसे वो स्टार्ट करें. तो यहाँ से अगर हम शुरू कर लें तो क्या आपको कोई एतराज तो नहीं? एक्सक्यूज मी सर इसके साथ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज और देयर एक्सप्लोरेशन इंटरलिंक्स क्या बात है. अच्छा लेकिन एक बात याद रखिएगा जनरल नॉलेज जो होता है वो किसी एक लेक्चर में चंद महीनों की तैयारी में चंद हफ्तों की तैयारी में नहीं हो सकती. जनरल नॉलेज दरअसल एक
बेल्ट ऑफ माइंड। जो बात मैं कहने जा रहा हूं, इन चीजों को मेहरबानी फरमा के नोट भी करते चलिए, आपके लिए बहुत काम आने वाली है ये चीजें। जनरल नॉलेज एक्चुअली इज अ बेल्ट ऑफ माइंड, यानी एक शख्स जो है वो जनरल नॉलेज या रखता है या उसका दिल नहीं करता। मतलब आप में से कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि कंबोडिया का कैपिटल कौन सा? जी, कंबोडिया। सॉरी फॉर योर रॉन्ग। अब एक शख्स ने इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, दिस इज बेल्ट ऑफ माइंड। एक आदमी जो है वो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है, बाकी सारे लोग एंड इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसकी रीजन क्या है? मालूम के साथ हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या सिखाता है? ये चंद सवाल हैं, इनको प्रिपेयर करें और एग्जाम में पास हो। जितना अच्छा रटा उतनी अच्छी कर सकता। और यही वो वजह है कि जो 7-8 हजार लोग अपील होते हैं, पास होने वाले उनमें से कितने हैं? 35, 28, 27, उनमें से 8। ये वो वजह है। प्लीज आप लोगों ने जो लॉरेंस विन किए हैं अपने एजुकेशनल जर्नी में, someone might have taught the board, someone might have taught the school and the college and the universities. Please leave it. Please forget it. वो कुछ नहीं है, वो बकवास है। आपकी डिवीजन, आपके नंबर पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम में हासिल किए का कतई मतलब नहीं है कि आप कोई सही इंसान है। ये बहुत बड़ी बकवास है। जितने लोग आप में से ये जो टॉपर्स हैं, ये जो हाई अचीवर्स हैं, अभी रिजल्ट आया उसका एफएससी का, आपने देखा नहीं? लोगों के नंबर यानी कि 20 नंबर से कम है टोटल नंबर से। 1150 में से कितना नंबर है? 1110, 1050, 1070। और वो क्या है दरअसल? पूरा के नंबर है। आपकी इंटेलिजेंस का कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। इसीलिए, बिल्कुल इसीलिए ये जो क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम प्रपोजिशन कहते हैं, ये हमारे साथ क्यों मुश्किल हो जाता है? बिकॉज हमने तो नैरेटिव क्वेश्चंस प्रिपेयर किए होते हैं, हमने 7-11 के इंग्रेडिएंट्स याद किए होते हैं। कोई हमसे पूछे कि 7-11 क्या है, हम लिखते 4 इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें, ये है, कोर्ट फीस नहीं है, स्टैंप पेपर ड्यूटी नहीं लगती, और जनाब जुरिस्डिक्शन जो था वो उसने, हाँ, ये 4 हमने याद किए। अब मतलब उसमें से कोई एक इंग्रेडिएंट को पकड़ के उसकी प्रपोजिशन बना दें, हमारे सामने पेश करके हम कहते हैं ये क्या, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो आउट ऑफ कोर्स है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है? दरअसल हमें रीथिंक करने की, रिविजिट करने की जरूरत है अपने आप को। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन आपको सबसे पहले एक टेक्निक, सबसे पहले एक बात की है कि ये जो इल्यूजन ऑफ सक्सेस है ना, इससे जान छुड़ाना। क्या हमारी तैयारी है? हम बड़े नहीं है। यस, प्रपोजिशन को करने के लिए तो हमें ना तो बुलेट में होना चाहिए, रट्टा खुद ही आगे चाहिए, बिल्कुल चाहिए, लेकिन पहले उसकी समझ तो आए। वो तो अगली बात है, आपने करना कैसे, प्रपोजिशन की समझ तो आए। मतलब लॉ ऑफ यूनिटी फिर भी लेना। मेरी बात सुनिए, आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अभी भी 5 से 10 से 15 साल वाले जो क्लास अबान है, उनको ये नहीं पता कि जो जानशीनी सर्टिफिकेट है वो किसके लिए होता है और सूट फॉर डिक्लेरेशन जो है वो किसके लिए होता है। वो सीना पसीना गजट से पास उन्होंने किया है और उसी प्रैक्टिस के उसूलों पर चलते आ रहे हैं। ठीक है? और इख्तिलाफात क्या है कि ये हमारे लिखने, हमारे प्लीज रेज योर इंटेलिजेंस लेवल, रेज योरसेल्फ। आप जहां पे हैं वो कुछ नहीं। हाईकोर्ट ने जो ये स्टैंडर्ड
तय किया था, जो एग्जामिनेशन का सिस्टम बनाया था, इसका मकसद दरअसल यही था कि ये जो रिटलाइजेशन से पास हुए हुए हाई अचीवर्स हैं उनसे जान छुड़ाई, उनकी जरूरत नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो जो क्रिटिकल एनालिसिस रखने वाला शख्स है ना, उसको नंबर ही नहीं देता, क्योंकि वो तो समझ का काम है, वो तो समझदार इंसान है, वो समझ के काम करता है, तो समझ की जरूरत नहीं है। वो जो बारिशों से नापने वाले नहीं है, कितने सफे लिखे एग्जाम में, कितनी शीटें लगाई एक्स्ट्रा, हमें तो उस तैयारी से तरीके से तैयारी करवाई गई। हमें बताया गया था कि भाई देखो, अगर 3-4 एक्स्ट्रा शीटें ना लगाई ना तो पेपर नहीं अच्छा होता। ये कोई मुआशरा नहीं है, ये कोई हिस्ट्री है, ये कोई इस्लामियात है। इट्स अ लॉ माय डियर, इट्स लॉ। लॉ इज ऑल अबाउट योर क्रिटिकल थिंकिंग, योर लॉजिक, योर कॉमन सेंस, व्हिच इज अनफॉर्चुनेटली नॉट वेरी कॉमन। ये तो कॉमन सेंस है। इसमें जो सवाल पूछा या होता या नहीं होता, आप उसकी तशरीह नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आपसे कोई बंदा पूछे आपकी राय क्या है, आपकी राय भी दरअसल उसी लीगल स्टैंडर्ड के ऊपर होनी है जो लॉ ने प्रोवाइड किया है। ठीक है, लॉ में या आंसर ठीक है या गलत है। मैं कहा करता था, इन लोगों को पता है कि लॉ इज अ theoretical subject but with the approach of mathematics. मैथमेटिक्स नहीं होता 2 जमा 2 4 ही होना है, 5 या 7 नहीं हो सकता। तो ये दरअसल एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है जो थ्योरी में लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन का आंसर आपको आता है या नहीं आता? आए बाय शायद आपको अगर 10 सीटें भी एक्स्ट्रा लगानी है लिख के, तो भाई फेल नहीं होना। लेकिन चूंकि हमारी प्रिपरेशन इस तरीके से हुई होती है, हमने यूनिवर्सिटी के एग्जाम इस तरीके से पास किए होते हैं, लंबी लंबी सीटें लगा के हम समझते हैं कि हमने पेपर बहुत अच्छा कर लिया, तो आप फेल क्यों हो गए? तो बात बहुत सारे शिकवा करने वाले मिलते हैं मुझे कि सर आपने तो कमाल किया था, सारे सवाल गलत किए। अब अगर सारे सवाल ही गलत किए थे तो इससे क्या गरज है एग्जामिनर को? आपने 4, 5, 10 इजाफी शीटें भी लगाई थी उस शीट के साथ, कोई गरज नहीं। So these are very harsh but truthful facts. Face it. हम चलते हैं जी सबसे पहले बेसिक टेक्निक की तरफ कि बेसिक टेक्निक क्या होता है। अच्छा, कुछ चीजें साइन एक्वाइनॉन है। साइन एक्वाइनॉन समझते हैं? दी कंडीशन प्रेसिडेंट। साइन एक्वाइनॉन बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं जब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम कॉन्ट्रैक्ट की बेस यानी कंसीडरेशन जो है उसको हम जब उसका एनालिसिस करते हैं, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन पे हुई है या नहीं हुई। तो कंसीडरेशन के बगैर लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, वो है ही नहीं, सवाए वो एक्सेप्शंस के जो वो खुद प्रोवाइड करता है कि ये हो सकती है, गिफ्ट है, ट्रस्ट है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के तौर पर गिफ्ट ये हो सकती है। इनके अलावा कोई कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसको हम कहते हैं साइन एक्वाइनॉन। लैटिन टर्म है, इसका मतलब है कि द मोस्ट इंटीग्रल थिंग, द मोस्ट इसेंशियल थिंग, जिसके बगैर कोई चीज अपना वजूद नहीं रखती। तो जो साइन एक्वाइनॉन है आपके इस सारे सेटअप की सारी प्रिपरेशन के लिए, वो है आपका क्रिटिकल
माइंडसेट, क्रिटिकल माइंडसेट। आप जब लॉ को पढ़ते हैं, आपका पढ़ने का और उसको समझने का अंदाज क्या है, वो चीज सबसे अहम चीज वो है कि आप, मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं, सीपीसी है किसी के पास? इसमें से आप उठ के पढ़ना शुरू करें, कोई भी से कोई सेक्शन पढ़े, सेक्शन 9 पढ़ें। यस, आवाज बना माइक। हाँ भाई, Courts to try all the civil suits unless barred. बंद। The courts shall, subject to the provisions herein contained, have बंद है, बंद है। jurisdiction to all the suits of a civil nature, excepting the suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Explanation: a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of a question as to the religious rites or ceremonies. प्लीज, क्या समझ आया? सेक्शन 9 क्या है? सबसे अहम तरीन सिविल कोड को पावर देने वाला जो सेक्शन है वो सेक्शन 9 है। ऐसा ही है, हम कहते हैं जी सिविल कोड इज अ कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन। सबसे अहम चीज जो है वो सिविल कोड क्या है? इट्स नॉट अप टू द मार्क। सिविल कोड इज अ कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन। क्या दुनिया में हर किस्म का मामला सिविल कोर्ट में लाया जा सकता है? दिस इज अ जनरल प्रिंसिपल। अच्छा, लॉ में समझने में सबसे अहम चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि लॉ की स्कीम ये है कि पहले वो बयान करता है जनरल प्रिंसिपल कि ये जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है, फिर वो बयान करता है उसकी एक्सेप्शन। तो हमने जनरल प्रिंसिपल को दरअसल एक्सेप्शन को मद्देनजर रखते हुए पढ़ना है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? अब सिविल कोर्ट में सेक्शन 9 में क्या कहा? सिविल कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन। साथ में उसने कहा कि until and unless anything barred impliedly or expressly। बहुत अहम इसकी जो मिसाल है वो है कि जो रेवेन्यू के मैटर्स हैं, इंतकालात में होने वाली मिसडीड्स, इंतकालात में होने वाली इलीगैलिटीज, उसके लिए सेक्शन 172 सेक्शन सेक्शन 172 लैंड रेवेन्यू एक्ट, वो एक्सेप्शन है सेक्शन 9 का। वन ऑफ द एक्सेप्शंस, देयर आर मेनी अदर्स। क्या कि रेवेन्यू के जो अदालतें हैं, रेवेन्यू की जो ऑफिसेस हैं, उनके जो फंक्शनरीज हैं, उनके जो प्रेरोगेटिव हैं, जो उनके फंक्शंस हैं, उनसे रिलेटेड कोई मामला सिविल कोर्ट में until and unless रेवेन्यू की सारी हिरार्की को आप एग्जॉस्ट नहीं कर लेते, सिविल कोर्ट में चल नहीं कर सकते। और इसको वक्तन फवक्तन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने बेशुमार मरतबा डिफाइन किया। अब 2020 में इसकी एससीएमआर, अब उसका पेज मुझे याद नहीं है, 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको फर्दर डिफाइन कर दिया है। मजीद इसको यूं समझें कि उसकी उन्होंने मुहर लगा दी है कि कोई ऐसा स्पेशल मैटर जिसके लिए स्पेशल लॉ प्रोवाइडेड है। अब रेवेन्यू इज अ स्पेशल लॉ, नहर महकमा नहर की जो कैनाल एंड ड्रेनेज का जो एक्ट है
वो स्पेशल लॉ है। पेंशन से रिलेटेड मैटर स्पेशल लॉ है। इसी तरीके से टैक्स के रिलेटेड मैटर स्पेशल लॉ है। इसी तरीके से और बेशुमार जो स्पेशल लॉज हैं उनकी जो हायरार्की प्रोवाइड की गई है उस लॉ के अंदर, ये उनके अपने लॉ के अंदर, जब तक आप उसको टिल दी वेरी एंड एग्जॉस्ट नहीं कर लेते आप सिविल कोर्ट में नहीं आ सकते। अब सिविल कोर्ट की जो अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन है बेसिकली उसके ऊपर एक चेक है, ठीक है, एक चेक है। ये चेक जो है दरअसल एक्सेप्शन है उस जनरल प्रिंसिपल की जो सेक्शन 9 में बयान किया गया सीपीसी, दैट द सिविल कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन। समझ लगी? अब कुछ की एक्सप्रेसली है, यानी कुछ को एक्सप्रेसली बार कर दिया और कुछ को इम्प्लाइडली बार भी किया। अच्छा, इम्प्लाइड बार क्या होता है? आपसे पूछ रहा हूं जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिया है, और इम्प्लाइड बार क्या होता है? हम किससे इम्प्लाइड बार कहते हैं? एक्सप्रेस बार के बाद इम्प्लाइड बार है आपके कंडक्ट से पता चलता है। वैसे एक्सप्रेसली बयान नहीं करते, लेकिन कोई कंडक्ट ऐसा है कि उसको आप एडमिट करते हैं तो उससे शुरू होता है कि ये इम्प्लाइडली। अच्छा, हम इस पर्सपेक्टिव में जो हम जुरिस्डिक्शन की बात कर रहे हैं, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार की हम बात कर रहे हैं। इम्प्लाइडली बार क्या चीज है? जी, व्हाट इज इम्प्लाइडली बार? सर इन रिटन फॉर्म जो बार में आ जाता है, जैसे कि एक ऑलरेडी फैसला शुदा चीज है तो इम्प्लाइडली बार आ जाएगी। यस, इसलिए भी आपने कहा कि दोनों भी ऐसी मार्क उसको ऊपर लगा देंगे। एक्सप्रेसली हम उसको डिफाइन किया। लॉ की अपनी स्कीम के अंदर हम बात कर रहे हैं। इम्प्लाइडली बार मैं आपको बताता हूं, देखिए क्रिमिनल मैटर्स जो है क्या उनको सिविल कोर्ट सुन सकती है? आपको पहले से अपने जहन में रख के ये बात चलना है कि ये सिविल कोर्ट का मैटर नहीं है, ये क्रिमिनल कोर्ट का मैटर है, ये टैक्स कोर्ट का, ये कस्टम कोर्ट का। अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन तो अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन कहां गई? इस मामले में अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन नहीं है। वो आगे हम पास बात हमें खुला सलाम कहते हैं ना कि वो सर आपके पास बड़ी पावर है, कहते हैं इसको, वो जनाब तो बड़ी पावर। तो जब कानून खत्म हो जाता है तो फिर हमें हमारी पावर से वो गिनवानी शुरू करनी है। अदरवाइज कानून होता है कि सर ये सेक्शन है, ये केस हुआ, एंड दैट्स इट। कोर्ट को कन्विंस करने के लिए कोई मुश्किल ही नहीं है अगर आपको कानून आता है तो। जैसे मैं अक्सर अपने सामने जो मौजूद मलिक साहब के बैठे हैं रेगुलर वकील वाले, बाकी सब आदमी जो रेगुलर वकील होते हैं, मैं उनको ये कहता हूं कि मुझे कोई लॉ लाके दिखा दे, आपका काम उसे कोई जरूरत नहीं है आपको अदरवाइज देने की। आई एम ऑलरेडी कन्विंस्ड, मैं पहले से कन्विंस हूं अगर आपके पास लॉ है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं जी, देखिए आपका भी तो टेक्निक है इसमें, अभी जो हम शुरू किए जा रहे हैं वो ये है कि हमें क्या बेसिक टेक्निक अपनानी चाहिए। नंबर एक तो ये है जी कि आपको सारा लॉ जो आपके इस एग्जामिनेशन मॉड्यूल में है, यानी जो सिविल लॉ 1, सिविल लॉ 2, सिविल लॉ 3 और जनरल लॉ, इनको आपने जो एलएलबी का माइंडसेट है उससे हटकर पढ़ना है। वहां पे आपने बेसिकली गाइड से पेपर तैयार किया होता है चंद क्वेश्चंस को सामने रखे कि ये 10, 12, 15, 20 क्वेश्चंस हैं, इनको हम पढ़ लेते हैं और ये याद है बस। इसमें से वो सोच बोलने की बात उसमें से पेपर आ भी जाता है। असल जो है वो ये है कि उसमें से पेपर आता भी है, ठीक है। आपको प्रिपेयर कर लिया और तैयार कर लिया, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे मजे की बात है, वो जो सेक्शन जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको बेशुमार बेहतरीन तरीके से याद होते हैं, उसी बेस के ऊपर पूछा गया होता है क्वेश्चन और आपको पता नहीं चल रहा होता कि ये वो सेक्शन
तो सेक्शन को पढ़ने का जो तरीका है, सबसे पहले आपको वो होना चाहिए। देखिए, हम मैक्रो और माइक्रो दोनों की तरफ चलते हैं ताकि आपको इसका पता चले। एक टेक्निक जो है वो है, उसे हम कहेंगे माइक्रो, तो एक है मैक्रो। इकोनॉमिक्स पढ़ी है किसी ने? इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना? इसका तो पता होगा, पता है। अब इसको हम लॉ के पर्सपेक्टिव में समझते हैं कि मैक्रो और माइक्रो क्या है। देखिए, माइक्रो है हाउ टू रीड एंड हाउ टू अंडरस्टैंड and how to break down the ingredients of a section to break down the ingredients of a section is called micro technique of reading and understanding the law. आपको ये टेक्निक आनी चाहिए कि एक जो सेक्शन है, क्योंकि उसमें 20 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आपने उसका ब्रेकडाउन कैसे करना। एक भी मिस हो गया तो आप मारे, आप गए। हो सकता है एग्जामिनर ने उसी इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछा हो जो आप स्किप कर गए, ठीक है। दूसरा है कि मैक्रो टेक्निक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड रीडिंग द लॉ। मैक्रो टेक्निक क्या है? मैक्रो टेक्निक है कि आप से सीपीसी है, तो सीपीसी की जो स्कीम है उसको कैसे आप अंडरस्टैंड करते हैं। यानी डेफिनेटली वो सेक्शंस का हिस्सा, एक पूरा पोर्शन पहले है और उसकी जो रेलेवेंट ऑर्डर्स हैं वो उसके बाद है। तो आपने कैसे ये समझना है फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन लास्ट किसी भी लॉ को, सेक्शन की रीजन, हर सेक्शन की जरूरत आपको पता होना चाहिए कि इस लॉ में इस सेक्शन की जरूरत क्या थी। याद रखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि ये एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है जो थ्योरी में लिखा हुआ है। हर चीज की एक लॉजिक है, लॉजिक के बगैर इसका एक कॉमा भी नहीं होता। ये ऐसी खूबसूरत इसकी एक्सप्रेशन है, ऐसी इसकी टेक्निक है, इसमें लॉजिक के बगैर, रीजन के बगैर एक कॉमा भी नहीं होता। तो व्हाट टू से अबाउट द सेक्शन, कंप्लीट सेक्शन। तो हर सेक्शन की एक जरूरत है, नीड है, जिसके तहत वो सेक्शन उस लॉ में ऐड किया होता है। तो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस पूरे लॉ की स्कीम क्या है। सेक्शन 9 क्यों आया है सीपीसी, और सेक्शन ही क्यों है, ऑर्डर की सूरत में क्यों नहीं। आपने देखा होगा सेक्शन 9 से रिलेटेड कोई ऑर्डर नहीं है, ऐसे ही। तो हम में से कितने लोग ये जानते हैं कि जो सेक्शन है सीपीसी के, उनकी वजह तस्वीर क्या है या उनकी रीजन क्या है उसकी, और जो ऑर्डर्स हैं उनकी रीजन क्या है। जी आप बताएं, सेक्शंस की क्या, सेक्शंस किस को डिनोट करते हैं, यानी किसकी मुताबिक है। जो सेशन होते हैं तो किस कागज में भी कोई पार्लियामेंट आती है, अमेंडमेंट इनकी इतनी जल्दी नहीं होती है, लेकिन जो ऑर्डर्स वगैरह होती हैं ये हाई कोर्ट की तरफ से भी अमेंडमेंट हो जाती है, तो दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अमेंडमेंट होती है वो भी उसकी पूरी जल्दी अमेंडमेंट हो जाती है। लेकिन सेक्शन के लिए आप अगर उसमें अमेंडमेंट करवाएंगे तो प्रॉपर एक चैनल जो पार्लियामेंट का है और हमारी नेशनल होती है तो ये उसको भी होता है। ठीक है, सॉर्ट ऑफ राइट आंसर। इसके अलावा ये जो प्रिपेयर करने वाले जिन लोगों ने पहले, कितने लोगों ने एग्जाम दिया पहले, मेरा हाथ का 1 2 3 बस, बाकी लोग नहीं है, बाकी लोगों का भी देना है। अच्छा आप बताएं जी, जो पहले दे चुके हैं, जो बाकी से लोग पूछते हैं सेक्शंस में और इसमें क्या पड़ता है, ऑर्डर्स में और सेक्शन में क्या पड़ता है। सेक्शन बेसिकली जो एक कानून होता है किसी हवाले से भी, जैसे सेक्शन 9 आप बता रहे हैं, उसमें वो ऑर्डर नहीं दिया होता। इसी तरह सर आगे चले तो जो रिस्ट्रिक्शन है उसी तरह सेक्शन मेन जो कानून है हमारा वो बताता है, और जो ऑर्डर है सर तो उसी कानून के बारे में प्रोसीजर जो है वो बता रहे होते हैं कि इसमें अगर कोर्ट में आपने जाना है तो प्रोसीजर कैसे आप ले कर सकते हैं।
अच्छा ये बात बिल्कुल ठीक है, उनकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक कमी है इसमें, पता सेक्शन 20 लागू कर रहे हैं, जबकि जो ऑर्डर है वो उन्हीं को इंटरप्रेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये वही बात है। अच्छा, इनके आंसर से मुझे एक बात फौरन याद आई, इस बात को आपने बहुत बारीकी से, बड़ी मजबूती से पकड़ना, वो ये है कि जो भी आपने एग्जामिनर को बताना है, जो लिखना है, दैट मस्ट बी इन लीगल टर्मिनोलॉजी, इन लीगल स्टाइल। ये इनका आंसर बिल्कुल ठीक है, बट सम थिंग्स आर मिसिंग, लाइक the sections are actually a compendium or a set of substantive law, whereas the orders are actually the procedural set, the procedural compendium, that how these sections will be implemented. Like execution से related sections भी हैं और ऑर्डर 21 भी है, जो पढ़ते 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 इंसान पूरा हो जाता है, वो समझ नहीं पाता, वो खत्म ही नहीं होता। समझ लगी? तो अब इसमें प्लीज याद रखिए, अपनी जो अंग्रेजी है, खासकर लॉ का पेपर अटेम्प्ट करते हुए, जो लीगल इंग्लिश है, जो लीगल टर्मिनोलॉजी है, वो आपको जरूर आनी चाहिए, वो हर सूरत आनी चाहिए आपको, वरना आपका दिया हुआ आंसर। देखिए, एक चीज मैंने अभी लिखी हुई थोड़ी देर पहले, साइने को नाम की टर्म इस्तेमाल की है, साइने को नाम, ठीक। अब साइने को नाम का मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि साइने को नाम मींस द मोस्ट इंटीग्रल थिंग्स, द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट, विदाउट व्हिच देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, without which any contract cannot be considered as a valid contract. तो जो explanation मैं कर रहा हूं, that this is the most important thing in a contract, without which there is no contract. ये है explanation, किस phrase की, किस expression की, जिसे हम कह रहे हैं साइने को नाम। तो अगर आप साइने को नाम लिख देंगे, that the consideration is a साइने को नाम of a contract, जो इंप्रेशन इसका पड़ता है ना एग्जामिनर के ऊपर, वो आप उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसका नहीं पड़ेगा, बिकॉज द लॉ इज रिटन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म, इन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्सप्रेशंस। यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू लर्न दीज एक्सप्रेशंस, प्लीज कीप इट इन माइंड, study and read more and more and more law, but it does not mean that this law is written in the guidebooks. Guidebooks are not. I'm sorry. जितनी जल्दी गाइडबुक्स को छोड़ के ओरिजिनल लॉ के ऊपर आ जाएंगे, इतना जल्दी आपके लिए बेहतर है। चाहे आप प्रैक्टिस करें, चाहे आप एग्जामिनेशन, दोनों सूरतों में लॉ है ही वो जो लिखा हुआ है, ओरिजिनल रियल। बट सर अंडरस्टैंड करने के लिए तो जरूरी नहीं है कि गाइड का हेल्प एक हद तक समटाइम हमें प्रोविजन समझ नहीं आ रही होती कि उसको समझना, देखिए उसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए जरूरी नहीं है कि आप गाइड की तरफ ही जाएं, आप उसको अपने किसी सीनियर से अदरवाइज समझ सकते हैं, जो वैसे वो आपको समझाएगी ना, जो डायरेक्ट आप पेरेंट से समझेंगे, उसके समझने में और गाइड से समझने में उसमें जमीन आसमान का फर्क है। एक साइकोलॉजी में चीज होती है, उसे हम कहते हैं एसोसिएशन। कॉमन इंग्लिश में एसोसिएशन का मतलब होता है द बंच ऑफ पीपल, द ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स कॉल्ड एसोसिएशन। लेकिन साइकोलॉजी में एसोसिएशन कहते हैं अ प्रोसेस ऑफ माइंड बाय व्हिच माइंड एक्चुअली remembers a thing by having in mind another thing। मतलब मैं आपको सिंपल इसकी मिसाल देता हूं, आप किसी सूरत में जाते हुए, जैसे मैं अक्सर ये करता हूं कि मैं किसी अननोन रास्ते पर जाऊं, किसी ऐसी जगह पर जहां पे मैं कभी नहीं गया, तो मुझे पता है कि मैंने यार वापस आते हुए मुझे इसकी प्रॉब्लम होगी, तो मैं क्या करता हूं, रास्ते में आने वाली निशानियां ज़हन में रखता हूं।
कि यहाँ से ये मोड़ आया था, यहाँ पे ये फलां दरख्त था, यहाँ पे ये क्या, तो वापसी पर अगर ये वही चीजें हैं तो इसका मतलब मैं ठीक हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। अगर वो नहीं है तो ये नहीं है, आई एम रॉन्ग। ये दरअसल इसको हम साइकोलॉजी की जुबान में कहते हैं एसोसिएशन। जो जहन है वो एक खास चीज से दूसरी खास चीज को याद करता है। तो जो अभी आप बात कर रहे थे ना कि हम उसको गाइड क्यों ना पड़े, तो मैंने कहा कि डायरेक्ट अगर आप सेक्शन से किसी सीधे से समझेंगे तो उसका समझना क्या होगा कि माइंड एसोसिएट करके रखेगा उस सेक्शन को जो असल है। समझेगी मैंने क्या कहा? और दूसरा ये है कि जनरल नॉलेज के लिए आप में से अखबार कौन कौन पढ़ता है? आप पढ़ते हैं और आप पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हैं। अंग्रेजी अखबार कौन है? कौन सा अखबार? अभी आपको पता चल जाता है। अच्छा, जो लफ्ज डॉन है, डॉन, इसके ऊपर अंग्रेजी में मुहावरा भी है, जैसे अंग्रेजी में यस डॉन प्लस, फ्रॉम डॉन प्लस, नॉट डॉन प्लस, फ्रॉम डॉन प्लस, सुबह से लेकर शाम। That means सूरज का गुरूब and dawn सूरज का गुरूब। ठीक है। अच्छा, dawn में क्या पढ़ते हैं? क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट या आपका मोस्ट इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है? सर एडिटोरियल। और देखिए बहुत सी चीजें आप उसमें मिस कर रहे हैं। आपकी जनरल नॉलेज की और आपके करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए जो आपके जनरल नॉलेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके ऊपर आपने क्वेश्चन भी देने होते हैं, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट नॉन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है वो होता है उसका इंटरनेशनल पेज। एक नेशनल और एक इंटरनेशनल, दोनों उसमें आ रहे होते हैं। मेहरबानी फरमा के एडिटोरियल तो शायद आपको कुछ अंग्रेजी का एक्सप्रेशन सिखा दे, लेकिन जो चीज आप मिस कर रहे हैं वो उसका इंटरनेशनल क्वेश्चन में से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन मिस कर रहे होते हैं। और जनरल नॉलेज हमारे नौजवानों की इतना वीक है कि जिसकी हद ही नहीं। एक ऐसी हाइब्रिड नस्ल पैदा हो रही है, ऐसा लगता है जैसे ये हवा बंद डब्बों में पैदा हुई है, जिन्हें इस डब्बे से बाहर का नहीं। सर लेकिन ये ग्रामर भी तो हो जाती है, अगर एक टॉपिक का है तो उसका बेसिक थीम जो बैकग्राउंड है वो भी पता होना चाहिए। हाँ, ग्रामर देखिए मैं आपको फिर बात बताऊं, ग्रामर करना या ना करना डिपेंड आपके ऊपर करता है। आपने किस तरीके से किसी चीज को अंडरस्टैंड करना है, क्या आप समझ रहे हैं उसको या याद कर रहे हैं? तो हमारे तालिब इल्म के जमानों में ऐसे लोग होते थे जो मैथमेटिक्स को भी याद करते थे। यस, वो मैथमेटिक्स के सवाल को समझते नहीं थे, याद कर लेते थे। They have such photogenic memory कि जो उसका फोटोजेनिक मेमोरी समझते हैं किसे कहते हैं? जो दरअसल अब ये भी साइकोलॉजी का इशू है। मैं बताता हूँ, कुछ लोग होते हैं कि जो चीजों को माइंड जिनका उनको याद करता है, ये वो स्टेप बाय स्टेप उसकी एसोसिएशन से उसको याद करता है। कुछ लोग होते हैं उसकी तस्वीर खींच लेते हैं, इसे हम कहते हैं फोटोजेनिक मेमोरी। वो जो गाइड बुक के ऊपर नहीं बनाता, कुछ लोग सर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कुछ कॉपी कर लेते हैं। कॉपी, यस। ये जो कंप्यूटर की टेक्निक है ना, बहुत सारी टेक्निक कंप्यूटर की बेसिकली आपके दिमाग की वो है, उसी की टेक्निक की कॉपी से। अच्छा, तो सबसे आपने माइक्रो टेक्निक से, अब माइक्रो टेक्निक समझाने के लिए हमें फिर एक सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। कोई साहब इसको आराम से सेक्शन 9 को पढ़े। अब आपने क्या करना है, प्लीज सारे लोग जिनके पास नोटबुक्स हैं, सारे लोग वो ये ज़हन में रखें कि हमने इसमें से इंग्रेडिएंट्स नोट करने हैं कि सेक्शन हम क्या कहता है और किस बारे में क्या क्या कहता है। पढ़े। Courts to try all the civil suits unless barred.
the course shall subject to the provisions herein contained have jurisdiction to try all the suits of a civil nature, excepting the suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Explanation. A suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rights or ceremonies. जी, ladies and gentlemen, what are the ingredients of section 9? बताइए, इसमें क्या क्या आपने सुना? क्या क्या है सेक्शन 9 में? किन किन चीजों के बगैर सेक्शन 9 नहीं है? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इस तरीके से ही पूछा जा सकता है। वो कौन सी चीजें हैं जिनके बगैर सेक्शन 9 नहीं है? या दूसरे एंगल से डायरेक्टली अगर पूछे कौन सा ऐसी चीजें हैं जो सेक्शन 9 में है? तमाम ऐसे इंग्रेडिएंट्स, अब इंग्रेडिएंट्स लिखने के लिए, मिक्स करने के लिए किसे कहते हैं? all civil natures of the course expressly or वन पे वन देखना शुरू करें। जी, जिनके पास किसी वो तो कह रहे हैं यार, बाकी तो इसमें ये है कि जो सूट्स हैं, सूट्स क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें हम देखेंगे कि कॉज ऑफ एक्शन होता है, सूट है। हम किसके सेक्शन इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछ रहे हैं? पहली बात तो आगे सूट्स, फिर बाकी एक कोड, हर नेचर के सूट्स को आगे चलते हैं। तीसरी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली टू बार एक्सेप्शन। ठीक है, और section 9 ingredients. और सर ये बात तो सेक्शन 9 जो है jurisdiction की कर रहा है, उसमें तमाम ऐसे रूल्स हैं जो चल सकते हैं, अदरवाइज जो एक्सेप्ट वो कर रहे हैं तो वो इम्प्लाइडली एक्सेप्ट बार्ड होते हैं। बार्ड कौन से होते हैं? जिनकी कॉग्निजेंस आपके पास नहीं होती। अगर कॉग्निजेंस है तो ये सूट इसमें कोर्ट में चलेगा, अगर कॉग्निजेंस नहीं है तो ये बार्ड हो। बात जुरिस्डिक्शन की हो रही है ना, जुरिस्डिक्शन है तो चलेगा। सिविल नेचर, यस, All civil. अब मैंने क्या कहा था? शुरू में बात ये चल रहा तमाम जो सिविल सूट्स हैं जो आप बात करने लगे थे, अगर आपको भूल गई ना और किसी और ने याद करवाई तो पेपर में कोई नहीं याद करवाता। मेरे पीछे एक साहब बैठे हुए थे, मेरे अपने एग्जामिनर, उनका नाम है नादिर खान, वेरी इंटरेस्टिंग। हिज नेम वाज नादिर खान। नादिर खान साहब जो है, अब मुझे शॉर्ट मेमोरी का प्रॉब्लम है, मैं बहुत बार चीजें जो है वो मुझे भूल जाती है। तो मैंने उनसे पूछा अब मैं काफी मसला होता है, उन दोनों कोरोना नहीं था तब काफी मसला, तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा यार उसने एक मरतबा नजरअंदाज किया। अब मेरा तो सवाल उसके ऊपर जो है पड़ा हुआ था, मैंने फिर पूछा यार उसने दूसरी मरतबा नजरअंदाज किया। जब मैंने तीसरी मरतबा मैं कहा यार मेरा ये सवाल इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, फिर मुझे सेक्शन का पता चलता है। तो उसने मुझे पीछे पूछा अगर तुम्हें तुम्हारी तैयारी नहीं थी तुम पेपर क्या देखा तुम्हें नहीं। मैंने दिल में सोचा यार सवाल जवाब तो बड़ा लॉजिकल है, मेरी तैयारी नहीं तो मैं क्यों आया पेपर देने के लिए। मैंने कहा ओके यार, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह मैंने कहा दिल में सोचा अपने पास। तो हुआ ये अच्छा, अब ये इसमें पूरा स्पिरिचुअल पहलू है, याद रखिए अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। Until unless you are not being restricted by this sense, आप खुद तबाह नहीं होंगे किसी की मदद करने से, तो मदद जरूर करेंगे। उन साहब का ये बना कि जब
रिटर्न क्लियर होगा उनका भी मेरा भी। तो जो मेरी डीबी थी जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था वो जस्टिस एजाज अहमद चौधरी और जस्टिस शेख अहमद क्या नाम था, शेख अहमद रऊफ, शेख अहमद, एक अहमद रऊफ साहब हैं, एक और साहब शेख अहमद मुख्तार, शायद इसका नाम रिटायर हो गए, वो भी दोनों से बात कर रहे हैं। तो जो शेख चौधरी एजाज अहमद साहब ने बहुत सख्त चाहिए, उनके जो, अब मेरा नंबर था 14वां, 15 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू होते थे एक दिन में, मेरा नंबर था 14वां। अब वो जो गैलरी पीछे होती है दरसबान के जो चेंबर्स होते हैं, वो अपने चेंबर में इंटरव्यू कर रहे थे, तो हम वो सारे कैंडिडेट पीछे बैठे हुए थे, वो बारी बारी जाते थे। अब वो जो नादिर खान साहब थे ना, अब वो उनको देखते थे, मुझे अब भी वो याद आता है कि वो इस पूरे चैम्बर को लंबी गैलरी है चैम्बर से पहले, उसमें ना वो, अब वो पानी का जग रखा हुआ और ग्लास रखा हुआ, तो वो जब भी अंदर से किसी वो डांट की आवाज आती ना बाहर, एजाज चौधरी साहब तुम क्या लेने आ रहे हो यहाँ पे, बेवकूफ इंसान था ये, टाइम जाया कर रहे हो, मैं तुमसे ये बात पूछे, तुम ये बता रहे मुझे, वो इस तरह वो डांट थे। 2-3 दिन इवेंट के अंदर बंदे फायरिंग कर रहे थे वो सारे। अब मैं बैठा हूं तो वो नादिर खान साहब पानी की बोतल पकड़े, ग्लास पकड़े, तो वो चक्कर लगा के फिर वापस आ गए, फिर एक पानी का ग्लास पिए, फिर उधर चले जाए, फिर वापस आ जाए। उन्होंने कोई जनाब 1.5-2 मील का सफर इसी तरह कर लिया, तो इन दी एंड जब रिजल्ट आया तो वो ना हो सके, अल्लाह ने हमें ये आपके सामने खड़ा करना था, ये खड़ा कर दिया। तो वहां पे कौन सी डीबी आपके सामने आ जाए, आप किसके सामने चले जाए, आपको नहीं पता। तो जैसे बहाने वो जंगल के बादशाह होते हैं, वहां पे बैठे होते हैं, उनके कलम में कितनी ताकत होगी वो आपको फेल भी कर सकते हैं। उस दिन इंटरेस्टिंगली 15 में से उन्होंने एक बंदे के पास एंड हु इज स्टैंडिंग अप इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। और मजे की बात आपको बताऊं, सिर्फ 7 मिनट का इंटरव्यू था, सिर्फ 7 मिनट। जैसे हाईकोर्ट में स्टाइल है ना, वो आपसे 2-3 बातें पूछते हैं, वकील साहब ये बता दें, इसका जवाब दें बस। अगर आपका जवाब आ गया, आपकी रिट मंजूर, आपकी जो पिटीशन है वो मंजूर, अदरवाइज डिसमिस। उनका भी वहां पे इंटरव्यू करने का यही अंदाज है, जेंटलमैन आंसर दिस, बस। पहले सवाल से शुरू करते हैं, अगर आपका पहला सवाल ठीक है, फिर अगला पूछ लेंगे, फिर अगला पूछ लेंगे, फिर अगला पूछ लेंगे, तो उनका इंप्रेशन डेवलप होता जाता है। हर बंदे के पास उनके नंबर होते हैं और अपने अपने नंबर देने होते हैं, और अपने अपने नंबर देके बंदा पास से बस, ठीक है। ये स्टाइल, इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा था शुरू में ही कि यार लाभ होता है या नहीं, दरम्यान में कुछ नहीं होता। इमोशन नहीं है, उर्दू नहीं है, ये हिस्ट्री नहीं है, ये लिटरेचर नहीं है, कि जो आपकी अपनी वे ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, एक्चुअली वेरी प्रिसाइज। अच्छा, मेरे पास सब आ गई है सीपीसी अगेन, ये बड़ा ही अहम है जो मैं आपको करने जा रहा हूं। इस टेक्निक को सीख लेंगे तो जिंदगी में कभी आप, अगर आपको सेक्शन आपके सामने आ गया और सेक्शन का किसी ने पूछा, या उसमें प्रिंसिपल्स कौन से बयान की गई है किसी ने पूछा, या कोई प्रपोजिशन उस सेक्शन के ऊपर आ गई, तो कभी मार नहीं खाएंगे इसमें से। जो भी आपने बात थोड़ी देर पहले की कि प्रपोजिशन को कैसे अंडरस्टैंड करना, वो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए, आप सब लोगों के पास किताबें तो होनी चाहिए। अब वो सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो कहते हैं कि कोई हमें किताब देगा तो हम पढ़ के पास हो जाएंगे, वरना नहीं। हाँ, नेक्स्ट देखिए, लेकिन सेक्शन 9 कहता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। बेसिकली जो हम सेक्शन 9 के बारे में कह रहे होते हैं ना, दी सिविल कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिस्डिक्शन, वो दरअसल इसके टाइटल में है। वो बात उसमें कहीं नहीं सवाए इसके टाइटल में। टाइटल क्या है? कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स, और सिविल सूट्स। अब इसको अंडरस्टैंड करना सबसे पहले आपके लिए सिविल सूट किसे, सिविल सूट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, सिविल सूट्स कितने किस्म के हैं। अच्छा, इसमें एक तो
बात की गई है कि कितने किस्म के सिविल के न्यूमरस जो काइंड्स हैं सिविल सूट्स की, वो सिविल कोड सुन सकती है। दूसरा उसने इसके ऊपर चेक भी लगाया और सिविल सूट्स, इसके अलावा सिविल के अलावा जितने भी नेचर के सूट्स होंगे वो सिविल कोड नहीं सुन सकते। ठीक है, आगे चल रही है बात। द कोर्ट्स शैल, अब जो ब्रैकेट में बात आएगी, याद रखिए इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के प्रिंसिपल मैं आपको बता रहा हूं, जो ब्रैकेट में बात आएगी मोस्ट ऑफ द टाइम वो उस जनरल प्रिंसिपल की एक्सेप्शन होती है। जनरल प्रिंसिपल क्या है? दैट द कोर्ट्स टू ट्राई ऑल द सिविल सूट्स, दिस इज द जनरल प्रिंसिपल एंड देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल। एक्सेप्शन आगे शुरू हो रही है। द कोर्ट्स शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजंस हेयर कंटेंट। इस बात का क्या मतलब है ये तो मुझे पता है, ये जो बात लिखी है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस हेयर कंटेंट। सर इसमें जो प्रोविजन दी गई है, जो ये सेक्शन इन प्रोविजन पे मुश्तमिल है वो है सर। और anybody else? कोड में दिए हैं। कोड में, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, गुड, दिस इज राइट आंसर। जो प्रोविजंस आगे चल के सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में आएंगी, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस हेयर इन कंटेन्ड। हेयर मींस यहां पर से क्या मुराद है? सिविल प्रोसीजर कोड। Subject to the provisions herein contained have jurisdiction to try all suits of a civil nature. Suits of civil nature. बहुत उसी ये टर्म है। जर्मनी फरमाती है, इसको जाके देखिएगा तो ये सिविल नेचर के सूट्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाएगा कि सिविल नेचर के सूट्स क्या है, प्रोग्राम करें कौन से सूट सिविल नेचर के सूट्स कहलाते हैं, कितने होते हैं, है किसी को कुछ आइडिया कि कितने सिविल सूट्स हैं? 5 बता दें, चलिए वो इससे कहीं ज्यादा है। बताओ भाई कितने होते हैं सिविल? 5 सिविल सूट्स बताओ। ये क्या है? नाम नहीं उसका कोई, उसको क्या कहते हैं लीगल टर्मिनोलॉजी में? Suit for, this is the way to talk, not the injunction से related suits। ये क्या बात है? Suit for declaration, Suit for declaration, suit for specific performance, suit for specific performance, suit for recovery suits of recovery of damages and suits of recovery as well। तो सिंपली आते हैं 5 हो गए। इसके अलावा भी suit for easement, suit for preemption, suit for mandatory injunction, ejection, suit for ejection, ejection, ejectment का सूट होता है कि पिटीशन होती है? अभी आप सूट होता है। तकलीफ में जो शुरू होता है, देखा उर्दू में पढ़ी हुई हर चीज। अब उसका अंग्रेजी में तर्जुमा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तकलीफ का सूट वो जजमेंट होती है। भाई याद रखो, जो पिटीशन है, पिटीशन फॉर रिजेक्टमेंट होती है, वो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के तहत होती है, एंड दैट इज अ पिटीशन नॉट अ सूट, एंड लॉ प्रोवाइड्स समरी प्रोसीजर फॉर दैट काइंड ऑफ पिटीशन। ठीक, और जो बेदखली जिसके आप सूट, दैट इज सूट फॉर पोजेशन एक्चुअली, to get the petition either in section 8 of specific effect or section 9। दो किस्म के सूट फॉर पोजीशन आगे चलते हैं। सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर एक्सेप्टिंग सूट्स ऑफ व्हिच देयर कॉग्निजेंस। बड़ी ही ट्रिकी टर्म है ये कॉग्निजेंस। अभी तक कोई इसको सही मानों में डिफाइन नहीं कर पाया। कॉग्निजेंस लेना किसे कहते हैं?
सिविल लॉ में कब कॉग्निजेंस होती है और कौन सी कॉग्निजेंस होती है, कब होती है कॉग्निजेंस, हम कहते हैं सिविल कोड की कॉग्निजेंस है, और क्रिमिनल कोर्ट ने कब क्रिमिनल ट्रायल में कॉग्निजेंस दी है, सो हम कब कहेंगे ये कॉग्निजेंस है। बहुत डिफिकल्ट। जो सबसे ज्यादा है आपने अब इस सेक्शन में जो आपने पढ़ना वो कॉग्निजेंस है। आपने ये पढ़ना है कि कॉग्निजेंस किसे कहते हैं। आप इसकी मदद ले सकते हैं। देखिए गूगल आज के जमाने में आपके हाथ में, आपकी जेब में है, और मैं एक फ्रेज कहा करता हूं कि इन द एज ऑफ गूगल इग्नोरेंस इज अ चॉइस। बात की समझ आई मैंने क्या कहा? गूगल के होते हुए अगर आप जाहिल हैं तो दरअसल ये आपका फैसला है। देखिए कोई दुनिया की चीज ऐसी नहीं है कि जो गूगल आपको ना बता सके। बहुत बड़े बड़े उस्तादों से बड़ा उस्ताद गूगल। मैंने बहुत कुछ सीखा इससे, बहुत कुछ सीखा यूट्यूब से, बहुत कुछ सीखा फेसबुक से। मेरा फेसबुक अकाउंट भी दरअसल एक प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। I learn a lot from Facebook. I learn a lot from Google. I learn a lot from YouTube. And there are so many others. ये तो मैं 3 बेसिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको बात करूं। मेहरबानी फरमा के व्हाट्सएप के ऊपर टाइम जाया करना कम से कम। सोशल मीडिया को अडॉप्ट करें एज अ टूल फॉर लर्निंग। सोशल मीडिया गूगल में किसी ने गूगल स्कॉलर एक प्लेटफॉर्म में कभी यूज किया? क्या करें? क्या है उसमें? उसमें आर्टिकल्स होते हैं, उसमें जो ये लोगों ने अपनी आरा दी वो होती है, और जिस चीज़ के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं उसके रिलेटेड जो है वो आवाज कराओ। एक चीज है उसको हम कहते हैं कि गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर जो है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, दुनिया का तमाम रिसर्च डाटा जो फ्री है, बिकॉज देयर आर अदर रिसर्च टूल्स, अदर रिसर्च प्लेटफॉर्म्स जो कि चार्ज करते हैं आपको उनकी रिसर्च पढ़ने के लिए, लाइक स्कूपस है, और इसके अलावा जो बड़े पब्लिशर्स हैं उनके अपने अपने वेबसाइट्स हैं जो कि वो अगर आपने उनकी किताबें पढ़नी है तो दे चार्ज, वो आपसे पैसे मांगते हैं पहले, ठीक है, यू हैव टू पे। लेकिन गूगल स्कॉलर जो है वो फ्री प्लेटफॉर्म है। आप दुनिया की, मेरा भी ख्याल कि कोई ऐसी बड़ी किताब होगी जिसने दुनिया में अहम कोई कारनामा से काम किया हो, गूगल स्कॉलर पर अवेलेबल ना हो। इसके रिलेटेड कोई रिसर्च मटेरियल, कोई रिसर्च डाटा हो जो आपको चाहिए हो और वो गूगल स्कॉलर पर ना हो, ऐसा नहीं। प्लीज सोशल मीडिया को लर्निंग का टूल समझिए, वक्त गुजारने का, वक्त किल करने का नहीं। अगरचे वक्त हमारे पाकिस्तानी के पास बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। हम में से बेशतर ऐसे होंगे कि जिन्हें खाना पकाने की, यानी खाना कमाने की, रिस्क कमाने की कोई फिक्र नहीं होती। तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने आज का दिन, अगर आज सुबह उठ के हम बाहर निकले तो हमने इस दिन को कैसे गुजारा। Because we are living just like an animal. We don't have any aim of life. ऐसा नहीं? मुझे बताएं, सोचें जरा, किस बंदे का कोई एम है जिंदगी में? जो हमारे मार साहबान, चौधरी साहबान, राणा साहबान यहाँ पे बैठे हैं, जो घर से अच्छे जिम्मेदार हैं, खाते पीते हैं, उनकी जिंदगी में कोई एम है तो मुझे बता दें। तो ये वे ऑफ लिविंग जानवरों की, जो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस इन लिविंग एंड एग्जिस्टिंग। वो एग्जिस्ट कर रहे हो इसलिए कि वो पैदा हो गए, वो इसलिए हैं बस। तो लिव करना, और लिव करना होता है विद अ पर्पस, विद अ एम।
कि आप इस सोसाइटी में अपनी वजह से कोई इजाफा करके जाएंगे, आपका कोई मकसद हो। और जैसे मैं अक्सर अपने कई छोटे भाई को जोड़कर, यार मुझे आज तक तुम्हारा कोई मकसद नहीं समझ आया कि तुम क्यों पैदा हुए, ना कभी तुमने ये सोचने की कोशिश की कि यार मैं क्यों पैदा हुआ। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट द पर्पस ऑफ योर लिविंग, योर एग्जिस्टेंस। ये प्राय आप एक जिसे कहते हैं बाय द वे ये बात है। अच्छा आगे चलते हैं। It's certain source of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. Expressly or impliedly, civil nature. अब इसके हम अगर वो करना शुरू करें, पेंसिल पे लें, इसके इंग्रेडिएंट्स अब कौन कौन से निकल के सामने आ रहे हैं प्लीज यहाँ पे लिखने की, चूंकि बहुत ही छोटा बोर्ड उसने जो है वो प्रोवाइड किया है, तो आप लिखिए जरा, देखें कोर्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स। नंबर पहला जो इसका इंग्रेडिएंट्स है ऑल सिविल सूट। नंबर 2 है अनलेस बार्ड। तीसरा इम्प्लाइडली, चौथा एक्सप्रेसली। अब ये इसके हम इंग्रेडिएंट्स हम उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं सेक्शन को। लॉ को अंडरस्टैंड करने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप उस सेक्शन को ब्रेक डाउन करें। आप देखिए उसमें से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपके लिए अहमियत के हामिल हैं, जिनके बगैर वो सेक्शन मुकम्मल नहीं होता। सर इसके लिए वो सेक्शन रीडिंग आनी चाहिए ना, सेक्शन रीडिंग में स्टूडेंट्स को जाना। यही तो बात है, सेक्शन रीडिंग करने की जरूरत। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि आपने रियल लॉ पढ़ना है, आपने उसके ऊपर नहीं जाना। देखिए अगर हम जिन लोगों के पास टाइम है, से कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं है यहाँ सिविल जज के एग्जाम में भी होने वाला कि जिसके पास 35 साल तक वक्त होता है, 3 चांस होते हैं, तो उसके पास टाइम कहाँ? टाइम तो है। तो फिर हमें हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स नहीं लेनी। प्लीज डोंट टेक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स। हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स ओनली कल्मिनेट इनटू फेलियर। ये टेस्ट जो अब हाई कोर्ट ने रखा है, ये हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स का टेस्ट नहीं है, और ये हाफ बेक पर्सनालिटीज, हाफ बेक माइंड्स के लिए भी नहीं। जो फुली प्रिपेयर्ड होगा वही इसमें से निकल सकता है। तो इंग्रेडिएंट्स आ गए, सिविल सूट्स एक्सप्रेसली और कॉग्निजेंस ऑफ जस्टिस। लिखा the court shall subject to the provisions herein contained have jurisdiction to try all suits of a civil nature except in suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. अब इसके जो इंग्रेडिएंट्स आए हैं, आपने इन इंग्रेडिएंट्स को अपने ज़हन में रखना है। सेक्शन 9 को कभी नहीं भूलेगा अगर आपको ये इंग्रेडिएंट्स याद हो। देखिए बाजू का सवाल इस किस्म का आ जाता है कि वो आपसे ये पूछते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो प्रिंसिपल्स वही हैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। अब आपने इसको अंडरस्टैंड, देखें इसमें से हर एक जो वर्ड है, जैसे एक्सप्रेसली है या इम्प्लाइड, उसका बहुत बड़ा मतलब है, उसके पीछे पूरी लॉ की स्कीम है। एक्सप्रेसली बार्ड कौन कौन से सूट्स हैं, इम्प्लाइडली बार्ड कौन कौन से सूट्स हैं, कब इम्प्लाइडली बार्ड एक्सप्रेसली बार्ड हो जाते हैं और कब एक्सप्रेसली बार्ड इम्प्लाइडली बार्ड सब ये भी आगे चल के आएगी। मैं कभी वहां से की बात। कॉग्निजेंस लेना किसे कहते हैं, और सिविल सूट्स में कौन कौन से, जैसे 12(2) है पिटीशन और 12(2) लॉ इसको सिविल सूट के इक्विवेलेंट समझता है। लेकिन इसमें जो 12(2) है, इसके प्रिंसिपल्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तय किए थे। जनाब जो हमारे साकिब निसार साहब, उन्होंने जो एक डॉक्ट्रिन सेट किया था जिसके मुताबिक 12(2) कहां फाइल होनी है, से एक सूट नीचे डिग्री हुआ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कौन सी होती है,
कोर्ट ऑफ कोर्ट ऑफ ट्रायल सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इसको प्लीज फॉर्मुलेट इसका कीजिए। देखिए, द कोर्ट इन विच द लॉ सेज द मैटर द प्रोसीडिंग शुड बी इनिशिएटेड फर्स्टली इज कॉल्ड द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। लाइक सिविल सूट्स के लिए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कौन सी है? सिविल कोर्ट। लेकिन ऑर्डर सेंटी के दावे के लिए कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कौन सी है? यस, दिस इज द डिफरेंस। तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस से एक सूट डिग्री हुआ, उस सूट के अगेंस्ट अपील हुई। अपील में एक पार्टी को पता चला कि ये जो हमारा जो राइट था इसमें इस डिग्री के तहत इन्फ्रिंज हुआ है, हमसे पूछा नहीं गया, हमें नोटिस नहीं किया गया, या हमें नोटिस रिसीव नहीं हुआ, हमें इसका कोई इल्म ही नहीं था जब ये डिग्री पास हुई। वो जाके पार्टी बनते हैं अपील में। उनके लिए जो कॉग्निजेंस देने वाली कोर्ट है वो अपीलेट कोर्ट है, ठीक है। अब उसकी अपील फाइनलाइज हो गई, उसके लिए हाई कोर्ट चले गए। तो अब हाई कोर्ट में एक पार्टी को पता चलता है, उसके लिए जो 12 कोर्ट की अपीलेट फोरम फर्स्ट इंस्टेंस होगा वो हाई कोर्ट होगी। और अगर हाई कोर्ट से बाहर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, जो कि बहुत ही कम होगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट आप जानते हैं ना इज अ कोर्ट ऑफ लॉ, इज अ कोर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। एक्चुअली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं जा सकते। कितने लोगों को पता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं जा सकते? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ वो मैटर जाता है जहां पे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ रिक्वायर्ड हो। अदरवाइज जो फैक्ट्स के ऊपर फाइंडिंग्स हैं वो 3 अदालतें कंप्रिहेंसिवली दे सकने के काबिल हैं टिल हाई कोर्ट। इसीलिए लीव टू अपील होती है वहां पे सुप्रीम कोर्ट में। यू हैव गेट लीव टू अपील। सबसे पहले आपने लीव टू अपील फाइल करनी है। लीव टू अपील मंजूर होगी तो आप अपील फाइल कर सकेंगे, ठीक। तो कॉग्निजेंस लेने का जो है, कॉग्निजेंस लेना, कॉग्निजेंस कब शुरू होती है, कब अपनी कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस का मतलब क्या है, इसकी तारीफ क्या है? लॉ में बहुत अहम चीज, प्लीज आप नोट कर लीजिए, बहुत अहम चीज इज द वे ऑफ डेफिनेशन, हाउ टू डिफाइन अ थिंग। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितने लोग सेल को डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज सेल? सेल ऑफ आइदर इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। कौन है जो उसको डिफाइन करके बताएगा? बताएं कि सेल क्या है? कोई बंदा बता दे। व्हाट इज सेल? Sale is sale of some movable property or property which has some value in the eye of knowledge for some consideration. की और सेल को कहां डिफाइन किया गया? Sale of course preemption and sale. डिफाइन कहां किया गया? ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एक्ट में सेक्शन 54 आई थिंक, अगर कुछ आई नॉट रॉन्ग, सीपीसी है सेक्शन। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ना, वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सचेंज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये उसका सब्सटेंटिव लॉ है। इसलिए जो डेफिनेशन होगी हमेशा याद रखिए, वो सब्सटेंटिव लॉ में होगी। किसी भी चीज की जो डेफिनेशन है कि हम उसको समझेंगे कैसे, जैसे क्रिमिनल में टीपीसी इज अ सब्सटेंटिव लॉ बुक। टीपीसी इज अ सब्सटेंटिव लॉ which defines the offenses. Offense किसे कहते हैं और omission किसे कहते हैं? कौन सा एक्ट, कौन सा ऑफेंस होगा, ये डिफाइन करती है पीपीसी, पाकिस्तान पीनल कोड, जो कि पहले इंडियन पीनल कोड आईपीसी। और फिर
जो डिफाइंड ऑफेंसेस हैं उनको कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे ट्राई करना है, कैसे केस चलाना है, उन ऑफेंसेस से रिलेटेड कोर्ट में केस कैसे चलेंगे, ये डेफिनेटली आपको प्रोसीजरल लॉ बताएगा। क्यों प्रोसीजर को अच्छा, कुछ ये लॉ की स्कीम अपनी है, बेसिकली हम इसका कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है। जैसे दो बड़े जो कैटेगरी ऑफ लिटिगेशंस हैं, एक सिविल एक क्रिमिनल, उसमें क्रिमिनल लॉ की कुछ चीजें बड़ी बड़ी सीधी हैं। क्रिमिनल लॉ बहुत सीधा सीधा है, ठीक है। पीपीसी जनरल जो लॉ है फॉर सब्सटेंटिव लॉ है, जनरल तो आपको प्रिंसिपल्स हैं जो ऑफेंसेस हैं उनको डिफाइन करता है, साथ में सीआरपीसी, ठीक है, वो उनके लिए प्रोसीजरल लॉ है। हाँ, आगे चलते जाते जैसे एंटी टेररिज्म है, जैसे लैब का लॉ है, जैसे एंटी करप्शन है, ये जैसे हुदूद के लॉज हैं, ये बेसिकली अपने अपने स्पेशल लॉज हैं और उनका प्रोसीजर उसी में दिया, ठीक है। लेकिन जनरली सीआरपीसी इन सब को सुपरवाइज करती है, आप प्रिंसिपल सारे सीआरपीसी से ही लेते हैं। ऑन द अदर हैंड सिविल लॉ में मैटर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि सिविल लॉ में सब्सटेंटिव लॉ बहुत सारे, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सब्सटेंटिव लॉ, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सब्सटेंटिव लॉ, लैंड रेवेन्यू एक्ट जो कि बेसिकली मजमुआ है सब्सटेंटिव एज वेल एज प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। टेनेंसी एक्ट प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव बोथ। Specific relief act, the most important thing in civil law, the most important thing, जिसको specific relief act आ गया, civil law, along with the contract and the specific relief act, जो इसको मिला के पढ़ने के काबिल हो जाता है, civil law, जो कि 95% जजेस को और लॉयर्स को नहीं आता। सिविल लॉ बहुत दूर है, सिविल लॉ नहीं आता, उम्रें गुजर जाती हैं सिविल लॉ में काम करते करते। तो जो चंद लफ्ज आज आपको बताने थे, जो आज आपकी ओरिएंटेशन होनी थी, मेरा ख्याल है यहाँ पे इसको इस काम करते हैं। अब कुछ सवाल अगर हैं तो आप पूछने लगेगा कि हम अगले लेक्चर जो है, अब आपने खुद बताना है कि अगला लेक्चर किस पर होना चाहिए, प्लीज। आज के लेक्चर से अब तक जो आप समझ रहे हैं, तो आपको बात समझ आई है, या जो आप नीड महसूस कर रहे हैं कि इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, इसके ऊपर लेक्चर होना चाहिए, वो आपने मुझे बता देना, ताकि हम अगला लेक्चर। इसमें जो सीपीसी की जो मेन चीज़ है ना, वो सर सेक्शन 9 और 10 से आगे सेक्शन 34 तक जो मेन थीम है सीपीसी का, वो अक्सर लोगों को समझ नहीं आता, जिसमें ज्यूरिसडिक्शन अहम चीज़ है। पहले तो सर 9 के बाद सर 34 तक अगर हो जाए तो हो जाए। देखिए, ये एक आपको बात बताओ, ये इतना वसीह है, अगर हम इसको माइक्रो लेवल पर जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो सारा टाइम इसके ऊपर लग जाएगा, तो बाकी चीजें रह जाएंगी। आपकी उर्दू, इंग्लिश, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन, आपके बाकी लॉज, जनरल नॉलेज, आपका करंट अफेयर, सब रह जाएगा। मैं समझते हैं कि कुछ ऐसे तरीके से हम काम करें कि हम टाइम थोड़ा लें, क्योंकि टाइम है भी कम। अब आपके पास कितना टाइम है, वैसे कब एग्जाम? एक 17। तो फिर आप वो चीजें पूछिए जो आपकी कमियां, आप सोचिए आप जाके। सर इसमें मोस्टली लोग जो है वो पहली दफा जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हमने इसको नोट डाउन कर दिया। आप जाके सोचें, आपको जो रिक्वायरमेंट्स आपके ख्याल में, इनको जो है बेसिक कमी हमारी रह गई थी पिछले एग्जाम में या पिछले टेस्ट में, ये अब जो हमें फील हो रही है, आपको नोट डाउन कर लें, हम उसको एड्रेस कर लेंगे 3 मरतबा। हमने कौन से कहीं से जाकर कोई तैयारी करके आनी, यहीं पे खड़े होकर शुरू कर देंगे। स्टार्ट ले रहे हैं उन लोगों के लिए, हम लोग तो बिल्कुल स्टार्ट किए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं प्लीज, जो कुछ लोग मेरे स्टार्ट ले रहे हैं, जो भी बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी टेस्ट नहीं दिया या जिन्होंने दे भी दिया, मेरे लेक्चर्स YouTube पर अवेलेबल हैं, 4 लेक्चर आपको मिलेंगे।
मेरे नाम से लिंक्स मैंने कुछ लोगों को है, कुछ लोगों के पास नहीं, वो लिंक जो है आगे फॉरवर्ड करते हैं। वो लिंक से आप खोलें, मेरे लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल है, ये लेक्चर इंशाल्लाह उसके ऊपर चढ़ जाएगा अगर उसकी रिकॉर्डिंग ठीक हुई तो। जी इंशाल्लाह। तो ये उसमें इजाफा होता जा रहा है। उन लेक्चर्स को मेहरबानी फरमा के आप देखिए और वो आपके बिगनर्स के बेसिक प्रिंसिपल जो है उसमें डिस्कस हुए हैं। जी सर मैं और संजय का फनी से बात करना चाहूँगा। सर वो 3 लीड फिल्म है सर, वो इसी पर है, अगर भाई लोगों का बहुत बहुत तो वो देखें। कौन सी? सर 3 इडियट्स। वो सर कुछ लेक्चर में भी है, कुछ जाते हैं वो किसी अपने एक दोस्त का राय लिखते हैं और कहते हैं कि देखते हैं आप में से फर्स्ट हो रहता है, सब लिखना शुरू कर देते हैं, देखना शुरू कर देते हैं, लास्ट में शुरू कर देते हैं। फिर सर वो जब कंप्लीट होता है सीन तो वो आप एक क्वेश्चन करता है कि आपने सीख कर देख कर हम 1 मिनट रिवर्स जाए कि आपने कुछ देखा कि आपको इस लफ्ज में या इस चीज में आपको सीखने को क्या मिलेगा? ठीक है, ठीक है, गेम क्या मिलेगा? ठीक है, देखना चाहिए, वो देखनी चाहिए जिनसे। देखिए दुनिया में सीखने के लिए तो आपको यकीन कीजिए, आप गौर करने वाले हो, जानवर पर आपको सिखाते हैं। हजरत इंसान ने अपने मुर्दों को दफनाने का तरीका भी जानवर से सीखा, कब्र से। यस, तो ये तो सारी दुनिया ही दरअसल लर्निंग प्लेस है। आप सीखने वाले को हो, सीखने के लिए भी खास तौफीक की जरूरत होती है, जो हर बंदे को नहीं होती। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि ये कुरान है, ये किताब हिदायत है, लेकिन उनके लिए जो हिदायत चाहते हैं, सबके लिए नहीं। बेशुमार लोग ऐसे होते हैं जो कुरान में फॉल्ट फाइंडिंग के लिए उसको पढ़ते हैं, तो हिदायत के लिए नहीं पढ़ते। कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे हमने रटे मार के इम्तिहान पास किए, ऐसे हमने कुरान के रटे मारे। ये तो हमारा जनरल एक फिनोमेना है हमारी इस कौम का। तो मेरा ख्याल है कि आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। आप अपनी रिकलेक्ट करें अपने आप को, तैयारी की चीजों पर सीरियसली उसको गौर करें, देखें जो चीजें आपको रिक्वायर्ड हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे हम थॉट बर्निंग इश्यूज कहते हैं, उनको आपने मेहरबानी फरमा के आप अपने सदर साहब को कल को सुबह बता दें, ताकि फिर उसका हम जो है पोस्ट मॉडल शुरू करें। ठीक जी सर, माइक्रो टेक्निक में तो हम ये देखते हैं कि एक सेक्शन की क्रिएट किया, मैक्रो को भी थोड़ा डिफाइन करके कैसे पता लगेगा कि उसको जी उसके ऊपर आएंगे, मैक्रो इंडेक्स जो है वो मैक्रो उसके ऊपर आएंगे हम इंशाल्लाह, आएंगे, मैं बताऊंगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? कैसा लगा आज का ये लेक्चर? आपको वाइट बोर्ड पे जज वाले से एक बात करना सर, 12 के वाले से आपने बात की कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जैसे आपको पता चलता है कि हमारे साथ कोई हमारा राइटिंग फेल हुआ है तो हम सिविल कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में या फिर एपलेट कोर्ट में, जैसे हमें मालूम होता है अगर एपलेट कोर्ट में कोर्ट केस चल रहा हो तो हम पार्टी बनेंगे वहाँ पे या वहाँ पे 12 की एप्लीकेशन हुआ? देखिए, पार्टी बनना तो होता वन टाइम के। जी सर, ठीक है, वो तो आप किसी सूरत में भी कहीं पे भी बन सकते हैं सर, लेकिन 12/2 को आपको पता ना ऑर्डर और जजमेंट पास होने के बाद होगी बात। ठीक है, अब जो कोर्ट ऑफ इंस्टेंस जिसने ये जजमेंट पास की है, अगर इसके अगेंस्ट अपील होगी तो 12/2 आपने नीचे ही फाइल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर वाली अदालत ने अपील का भी फैसला कर दिया, फिर 12/2 कहानी। यही बात मैं पूछना चाहता हूं, फिर आपने वहां पे करनी है अपीलेट कोर्ट में, क्योंकि वो इश्यूज जिनके ऊपर 12/2 आनी थी, उस इश्यूज को डेलिब्रेटली डिस्कस करते हुए मेरिट्स के ऊपर अपीलेट कोर्ट ने फैसला किया था। तो हमारे इल्म में अभी तक तो यही था कि जब भी कोई फैसला हो जाता है चाहे अपने कोर्ट में फैसला हो, तब भी नीचे ही आना है। हम नीचे ही आना है। नहीं, मैं आपको सच आउट करके वो केस का दूंगा। जी सर, आप उन केस का कुछ केस का पढ़ेंगे, बड़ा ही खूबसूरत केसला है, उसमें बहुत डिटेल से हर स्टेप को डिफाइन किया गया है कि जो इस सूरत में 12/2 आपने कहां फाइल करना।
ठीक है, कुछ बेसिक केस लॉज भी हैं, सिविल में और क्रिमिनल में दोनों में। वो बेसिक केस लॉ यार आप लोगों को जरूर आने चाहिए। वो बेसिक केस लॉ बेसिकली लॉ को ही डिफाइन कर रहे हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन ही कर रहे हैं, उसमें कॉन्सेप्ट नहीं है सर। ठीक है, कोशिश करूंगा कि आपके लिए वो मैं कलेक्ट कर सकूं। और हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके क्वेश्चन सिविल लॉ में भी पूछते हैं, जनरल लॉ में भी पूछते हैं, सिविल क्रिमिनल लॉ में भी पूछते हैं, सब में पूछ सकते हैं, जनरल नॉलेज में पूछ सकते हैं, और वो पूछते भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से पूरे लेक्चर के ऊपर आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप उसको जो है वो पढ़ना शुरू करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी स्कीम देखें, अमेंडमेंट्स देखें कौन कौन और उसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये एक्चुअली सुनने की खुशी में मिठाई है। जाते जाते कॉम्बिनेशन की स्पीड में रख लिया है, व्हाट इज द कॉम्बिनेशन दोबारा भी आना है। के वाले से बात करनी थी, जो फैसला सर ट्रायल कोर्ट ने किया वही फैसला चलता रहा। अब फैसला तो होगा, फैसला होगा, फैसला तो let me give some time कि उसके बाद उस केस की रोशनी में हम इसको बंद करेंगे।